हफ्ते सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। यूपीए सरकार ने अपने कार्यकाल के 8 साल पूरे कर लिए हैं। इन 8 सालों में सरकार के दामन पर भ्रष्टाचार के कई दाग लगे। 2G घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, आदर्श सोसाइटी घोटाला, देवास डील का मामला, हर बार एक नया घोटाला सामने आता और सरकार का चेहरा और बदनुमा हो जाता। तमाम दागदार मंत्रियों और संतरियों के बीच बस प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही अकेले एक ऐसे शख्स बचे रहे जिनकी छवि बेदाग रही। बेचारे प्रधानमंत्री न केवल अपने मातहतों का बचाव करते बल्कि किसी तरह अपने कंधों पर सरकार का बोझ भी ढोते रहे। लेकिन अब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी एक ऐसे आरोपों की जद में हैं और फिलहाल वो इससे आहत होकर बेहद भावुक दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं उदय सिन्हा और आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन। और न्यूज़ लाइन में आज हम सबसे पहले बात कर रहे हैं कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में पीएम पर लगाए टीम अन्ना के आरोपों की। एक कहावत है कि काजल की कोठरी में कितनों ही सयानो जाए, एक पे काजल की लगी है पे लगी है। कम से कम प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पर यह कहावत इन दिनों एकदम सटीक बैठती है। घपले और घोटालों में डूबी सरकार की नुमाइंदगी करने वाले प्रधानमंत्री साहब अब तक को खुद की पेशानी को तो बेदाग रखा था, लेकिन अब भ्रष्टाचार के आरोपों का एक छींटा उनके वजूद पर भी उछल गया है। हालात यह है कि वो भावुक हो रहे हैं और उनके विरोधी लामबंद। कोयले की कालिख सरकार का दामन दागदार कर रही है। कल तक प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे अपने मंत्रियों और संतरियों का बचाव करते थे। अब उन्हें खुद को ही बेदाग साबित करना पड़ रहा है। आरोपों के दाग इतने गहरे पेवस्त हुए कि प्रधानमंत्री ने राजनीति से संन्यास लेने तक की बात कह दी। आरोपों में यदि थोड़ी भी सच्चाई है तो मैं अपने सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा और देश मुझे कोई भी सजा दे सकता है। मेरा मानना है कि भारत की जनता को इस पर विचार करना चाहिए कि क्या इस तरह की राजनीति से देश का भला होने वाला है। भले मनमोहन सिंह भावुक होकर अपना पक्ष रख रहे हों, लेकिन विपक्ष के तेवर अभी भी जस के तस हैं। कोयला ब्लॉक के आवंटन में कथित धांधली की बात उठाकर टीम अन्ना ने उन्हें बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा दे दिया है। ऐसे में अब बीजेपी के तेवर भी तल्ख होते दिख रहे हैं। जरा गौर से सुनिए कि उमा भारती ने इस पर किस अंदाज में चुटकी ली। मनमोहन सिंह जी जिस दिन संन्यास लेना चाहे मुझे बता दें, मैं उनके लिए एक जोड़ी कपड़ा तैयार रखूंगी और अपन यहीं वाराणसी में ही उनको गंगा स्नान कराएंगे। मैं मनमोहन सिंह जी को आप सब टीवी चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगी कि प्रधानमंत्री के दस्तखत के बिना तो कोई प्रपोजल मंजूर होता ही नहीं, और इसलिए प्रधानमंत्री जी जल्दी से जल्दी वाराणसी आए, गंगा स्नान करें, संन्यास लें, भगवान का भजन करें। प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार की कालिख की जद में है। उनके साथ पूरी सरकार भी आरोपों के घेरे में है। सरकार के विरोधियों के लिए ये एकजुट होने का वक्त है और ऐसा होता भी दिख रहा है। काले धन के मुद्दे पर बाबा रामदेव ने सरकार के खिलाफ एक अलग मोर्चा खोला हुआ है। सो मौका देखकर इन्होंने भी प्रधानमंत्री के खिलाफ हल्ला बोल दिया। ने पूरी प्रामाणिकता के साथ जांच करवाई है, तो भाई या तो कैग के जो प्रमुख हैं भाई विनोद राय जी वो झूठे हैं, और या भाई देश के दो लोकतंत्र के सबसे बड़े दो मुखिया वो झूठे हैं। अब दो मुखियाओं के बीच की लड़ाई है और दोनों के मुंह की तरफ देश देख रहा है। अब तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। सारी जगह घोटाला और प्रधानमंत्री को दिख नहीं रहा है। इसका मतलब
प्रधानमंत्री को दिखाई ना दे तो क्या देश में लूटनी हो रही है? अन्ना के आंदोलन के बाद पिछले एक साल में सरकार के लिए सबसे मुश्किल वक्त है। अपनी बेदाग छवि के लिए जाने जाने वाले सरकार के मुखिया मनमोहन सिंह के दामन पर अब भ्रष्टाचार के दाग हैं। ऐसे में अब सरकार और उसके विरोधियों की लड़ाई पर सबकी नजर टिकी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल वन न्यूज। तो प्रधानमंत्री साहब बहुत भावुक हो रहे हैं और भावुक होने के दौरान प्रधानमंत्री ये भी कह रहे हैं कि अगर ये साबित हो जाएगा तो वो सार्वजनिक जीवन से, वो सार्वजनिक राजनीति से संन्यास ले लेंगे। प्रधानमंत्री ऐसा ये पहली बार नहीं बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसके पहले भी कई बार ये बताया है कि हमारी सरकार भ्रष्टाचारी नहीं है और हम इसमें कहीं से भी लिप्त नहीं है। लेकिन सार्वजनिक जीवन से संन्यास लेने की बात जो प्रधानमंत्री ने की है वो शायद पहली दफा की है। क्या वाकई प्रधानमंत्री अपने ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव महसूस करते हैं? आइए हम इस बात पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हमारे सहयोगी विपिन धूलिया साहब जुड़ गए हैं। विपिन धूलिया साहब, स्वागत है आपका। और जैसा अभी मैं कह रहा था विपिन धूलिया साहब, ये प्रधानमंत्री इतने भावुक क्यों हो रहे हैं और भावुक होने के साथ साथ वो ये क्यों कह रहे हैं कि अगर ये कोयला आवंटन वाला मामला अगर साबित हो जा रहा है, जो कि टीम अन्ना के लोग उन पे आरोप लगा रहे हैं, तो सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेंगे, राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ऐसा नहीं है कि इसके पहले प्रधानमंत्री को कुछ नहीं कहा गया हो। प्रधानमंत्री को मौनी बाबा तक कहा गया। भ्रष्टाचार के ऊपर शीर्ष पर बैठे हुए एक प्रधानमंत्री की भी बात कही गई, लेकिन इस बार वो भावुक क्यों हो रहे हैं? विपिन धूलिया साहब। जी बिल्कुल, ये आप इस बात को हमको समझना होगा कि मनमोहन सिंह जो है वो बच नहीं सकते बार बार कि वो उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है, उन्होंने कोई करप्शन नहीं किया है, क्योंकि एक ऐसी सरकार के मुखिया हैं जिसमें तमाम घोटाले, तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दे सामने आए हैं। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि मनमोहन सिंह कब तक ये कह सकते हैं कि वो कोई रिश्वतखोरी नहीं कर रहे हैं। और कैग की जो ये रिपोर्ट है, ये बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। इसमें कोयले के जिस आवंटन की बात है उससे पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर उसका असर पड़ा है। और यहाँ तक कहना है कि तमाम एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कोयले का ये घोटाला नहीं हुआ होता तो तेल कंपनियों को शायद पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाने पड़ते। देश में जो है ये महंगाई जो जिस तरह से बढ़ी है वो कहीं ना कहीं उसको काबू किया जा सकता था। तो एक बहुत बड़े घोटाले में प्रधानमंत्री इस समय लिप्त नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पैसे खाए या नहीं खाए ये मुद्दा नहीं है, सवाल है कि घोटाला हुआ कैसे। और इसमें जो कैग की जो रिपोर्ट है उसमें ये संकेत है कि इसका जानकारी प्रधानमंत्री को थी। ये बहुत ही गंभीर बात है। और इसमें आज एक कैग का मुखिया एक तरफ है, प्रधानमंत्री दूसरी तरफ है। और हैरानी की बात यह है कि प्रधानमंत्री के पास वो कोई तथ्य नहीं है, वो तथ्यों के साथ सामने नहीं आ रहे हैं। भावनाओं से खेलना चाहते हैं कि मैं एक ईमानदार व्यक्ति हूँ, मैं पैसे नहीं खा सकता, मैं भ्रष्टाचारी नहीं हो सकता। तो ये प्रधानमंत्री को कोई भी आदमी ये दावा कर सकता है कि भ्रष्टाचारी नहीं है। कौन आदमी कह सकता है कि भ्रष्टाचारी है? लेकिन उसके दावों में, उसके दावों और उसके कामों में अंतर कम। सवाल ये है कि अगर कोई व्यक्ति कहता है, शीर्ष पे बैठा व्यक्ति कहता है कि मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं, लेकिन अगर ये साबित होता है कि उसके नीचे के जितने लोग हैं वो तमाम लोग भ्रष्टाचारी हैं, तो क्या भ्रष्टाचार का छींटा उस शीर्ष पर बैठे हुए व्यक्ति पर नहीं पड़ता? और क्या उसकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं होती कि अपने अधीनस्थ लोगों के भ्रष्टाचार का या तो खात्मा करे या उस पर कोई एक्शन ले, कोई कार्रवाई करे? लेकिन प्रधानमंत्री ऐसा भी नहीं करते। बल्कि प्रधानमंत्री छोड़िए, जैसा कुछ विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि इस देश में सरकार जुडिशरी चला रही है। अगर जुडिशरी हमारे यहाँ की एक्टिव नहीं हो, अगर तमाम चीज़ों पर जुडिशरी की टिप्पणियां नहीं हो, तो पता नहीं देश कहाँ चला जाए। ये प्रधानमंत्री बार बार अपने ईमानदार होने की बात अगर करते हैं तो साथ साथ वो ये क्यों नहीं कहते कि उनकी ईमानदारी को उनके सरकार के लोग ढाल बनाकर अपने आप को बचाते हैं? जी उदय जी, इसमें एक बात और भी मैं आपको बताऊं कि ये भी खतरनाक बात है कि एक भ्रष्ट तंत्र का मुखिया एक अगर ईमानदार आदमी है तो वो कहीं ना कहीं उस भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहा है, उसको और लंबा कर रहा है। उससे अच्छा ये होता है कि प्रधानमंत्री भी भ्रष्टाचार के घेरे में होते और देश की जनता देखती कि ये पूरी सरकार भ्रष्टाचारी है। क्योंकि भ्रष्टाचारी अगर बाकी मंत्री हैं तो उससे देश की जनता को फर्क नहीं पड़ता कि कमीशन मनमोहन सिंह ने लिया कि नहीं लिया, लेकिन कमीशन लिया गया, बीच में दलाली ली गई है। और आप सबसे हैरानी की बात यह है कि इस दौरान
हाल के महीनों में सबसे ईमानदार माने जाने वाले रक्षा मंत्री, जो कैबिनेट के सबसे ईमानदार मंत्री माने जाते हैं, एंटोनी, वो संदेह के घेरे में आ गए। इसके बाद छींटे प्रधानमंत्री पर पड़ रहे हैं। तो ये थोड़ा सा यूपीए सरकार के लिए खतरनाक मोड़ में पहुंच चुकी है। और मुझे ये अब लग रहा है कि 2 साल भी सरकार कैसे काटेगी। इस तरह एक तरफ देश भर में आंदोलन शुरू हो गए हैं, इनके सहयोगी जो है, इनका सपोर्ट उस तरह से, इनके ममता बनर्जी बार बार आंखें दिखा रही है। तो ये उदय जी देखना पड़ेगा कि ये संकट जो है किस तरह से प्रधानमंत्री हैंडल करते हैं। और ये जो है पहली बार ये हुआ है कि प्रधानमंत्री सीधे निशाने पर हैं। प्रधानमंत्री को अपना बचाव करना है। प्रधानमंत्री खामोशी से निकल नहीं सकते, उनको बताना पड़ेगा देश को कि कोयला घोटाले में उनका कहीं कोई भूमिका नहीं है, उन्होंने नज़रअंदाज नहीं किया, इनके रहते हुए घोटाला हुआ, उनके नॉलेज में घोटाला हुआ है। और कैग की रिपोर्ट में बात सामने आई है, इसलिए इसकी तथ्यपरकता पर शायद संदेह करना भी मुश्किल होगा लोगों के लिए। तो ये मैं कहता हूँ कि सबसे खतरनाक दौर में प्रधानमंत्री इस वक्त खड़े हैं। कैग की रिपोर्ट तो खैर अब आई है, लेकिन विदर्भ के एक सांसद हैं अहीर साहब, और अहीर साहब ने इस पे सबसे पहली टिप्पणी की थी। और इस कोयला आवंटन के सारे घोटाले को अहीर साहब ने सबसे पहले इस दुनिया के सामने रखा था, भारत के सामने रखा था। प्रधानमंत्री ने उसके बाद उनके अहीर के सामने कहने के बाद भी प्रधानमंत्री ने कोई टिप्पणी नहीं की। अहीर साहब भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, विदर्भ से सांसद हैं, और बहुत ज़्यादा उस समय बहुत बवाल हुआ। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, प्रधानमंत्री ने तब कोई बात नहीं की। जब कैग की रिपोर्ट आ गई तब प्रधानमंत्री को ऐसा लग रहा है, जब टीम अन्ना के लोगों ने आरोप लगा दिया, और उस आरोप में भी टीम अन्ना के लोग ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री, संभव है कि प्रधानमंत्री ने नहीं खाया हो, लेकिन ऐसी दलाली हुई है। क्या प्रधानमंत्री पर टीम अन्ना का दबाव है जिसके वजह से वो इस बात को कह रहे हैं? एक सांसद के कहने पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन टीम अन्ना के कहने पर वो ये टिप्पणी कर रहे हैं, और बल्कि बता रहे हैं कि वो सार्वजनिक जीवन से, वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे अगर ये सच होता है। तो हो सकता है कि सच नहीं हो सकता है कि प्रधानमंत्री ने दलाली नहीं खाई हो, लेकिन प्रधानमंत्री के अधीनस्थ अगर किसी व्यक्ति ने दलाली खाई हो तो प्रधानमंत्री का क्या कर्तव्य होता है? प्रधानमंत्री इस बात पर चुप है। विपिन जी। उदय जी, देखिए, जहाँ तक सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी सांसद ने कोई सवाल पूछा था प्रधानमंत्री से उसमें लेके, तो इस तरह के कई सवाल पूछे जाते रहे होंगे जिनको प्रधानमंत्री अमूमन इग्नोर कर देते हैं। अमूमन उसको ज़रूरी नहीं कि उस पर बहुत ज़्यादा कार्रवाई करे, लेकिन अब जो कैग की रिपोर्ट आई है उसको आप प्रधानमंत्री नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और जहाँ तक आपका कहना है कि अगर पूरा कैबिनेट के कई मंत्री दागी हैं और पूरा लग रहा है कि सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्रधानमंत्री ने दलाली का हिस्सा मिला है कि नहीं मिला है, इससे कोई लोगों को लेना देना नहीं है। सवाल है कि जनता के पैसे का, जनता के संकट, घोटाले करने के बाद जनता को संकट में डाला गया है, देश की अर्थव्यवस्था के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो ये सवाल ये नहीं है, इसमें मुद्दा ये नहीं कि पैसा कितना किसके हिस्से में गया। शायद इस पर जो है, अगर हम इस पर ज़्यादा चर्चा होगी तो मुद्दे से हम भटक सकते हैं। इस समय प्रधानमंत्री कटघरे में इसलिए है कि उनकी सरकार कहीं घोटालों में जो है जो जूझ रही है, घोटालों में फंसी हुई है, कहीं मंत्री उनके जो है इस तरह के घोटालों में लिप्त हैं। और तमाम कोर्ट की, हैरानी की बात है कि ये तमाम जितनी भी कार्रवाई हुई है ये कोर्ट के आदेश पे हुई है, प्रधानमंत्री की पहल पर नहीं हुई हैं। प्रधानमंत्री की किसी भी पहल पर किसी मंत्री का किसी घोटाले में लिप्त हुआ हो ऐसा नहीं है। ये सब कोर्ट के जो है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, कई हाई कोर्ट के निर्देश हैं जो इस तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं। या उस तरह की कमेटी है जैसे जो पार्लियामेंट्री कमेटी है, उनमें कुछ जो है कुछ डिफरेंसेस आ जाते हैं, कुछ जिक्र हो जाता है, उसके बाद एक्सप्लोर की जाती है चीज़ें। तो ये इस तरह के तथ्य निकल के आते हैं कि सरकार किस तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विपिन जी, क्योंकि ये जितने भी डिसीजन हुए हैं वो कोर्ट के आदेश पर डिसीजन हुए, और कोर्ट के आदेश पर ये जितने घोटालेबाज हैं, घोटालेबाजों को सजा की जद में लाया गया और उन पे कार्रवाई हो रही है। चाहे वो कॉमनवेल्थ घोटाले की बात हो या कोई भी घोटाले, जो भी अंदर गए और जो भी जेल में रहे, वो न्यायालय की वजह से है, प्रधानमंत्री के एडमिनिस्ट्रेटिव इनिशिएटिव की वजह से नहीं है, उनके प्रशासनिक पहल के आधार पर नहीं है। जब प्रशासनिक पहल के आधार पर नहीं है, ये प्रधानमंत्री कैसे कहते हैं कि वो ईमानदार है और उनके लोग ईमानदार हैं? क्या उनका कोई नैतिक दायित्व नहीं है? और अगर नैतिक दायित्व है तो इस बात को बार बार रिपीट करने के पीछे आखिर क्या कारण हो सकता है? प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं वो अब भी कर सकते हैं कि इस पर आप जांच करा लीजिए, और जांच होने तक
मैं अपने पद से इस्तीफा देता हूं। जिस दिन जांच में मैं निर्दोष पाया जाऊंगा, मैं फिर आपके सामने नतमस्तक होकर आऊंगा और प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। क्या प्रधानमंत्री को यह काम नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, प्रधानमंत्री को जांच इसकी बिठानी चाहिए। प्रधानमंत्री ये कर सकते हैं। और सबसे मैं इसको दोबारा आपसे कहूँगा कि ये और भी खतरनाक बात है कि जब जो है तमाम भ्रष्ट लोगों का नेता कोई ईमानदार आदमी, एक ईमानदार छवि का व्यक्ति हो, तो उसको पहचानने में, उस सरकार को पहचानने में शायद ये जो यूपीए की जो दूसरे यूपीए 2 जो सरकार बनी है वो कहीं ये मनमोहन सिंह की छवि की वजह से बनी है, और कहीं ये भ्रष्ट लोग जो हैं इन्होंने 5 साल के बजाय ये 10 साल राज करने जा रहे हैं। तो ये प्रधानमंत्री की छवि ने कहीं ना कहीं भ्रष्ट तंत्र को जो है आगे बढ़ाया है। और ये एक ईमानदार आदमी, इससे बेहतर होता कि वो उसका चेहरा एक भ्रष्टाचारी की तरह होता, ताकि लोग उसको असलियत को देख पाते उस सरकार की। और ये बहुत ही, अब ये जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरह के सामने रहस्योद्घाटन हो रहे हैं, तो ये जो है सरकार के लिए एक संकट है। और मनमोहन सिंह को खाली ये कह के नहीं होगा कि मैं ईमानदार हूँ, मैंने कोई पैसा नहीं खाया है। उनको कोई कार्रवाई करनी चाहिए, उनकी कोई जांच एजेंसी बिठानी चाहिए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उन्हें कहना चाहिए कि जब तक ये प्रमाणित नहीं होता कि मैं ईमानदार हूँ, मैं पद से हटता हूँ, तभी एक निष्पक्ष इंक्वायरी हो सकती है। सरकार और टीम अन्ना में पुराना बैर है। अन्ना हजारे ने 1 साल पहले इसी सरकार को घुटने तक झुका दिया था। पिछले दिनों अन्ना का आंदोलन कुंद होता नजर आ रहा था। ऐसे में विपिन जी, ऐसे में अन्ना के सिपहसालार अब एक बार फिर नए रणनीति के तहत सरकार को घेरने की तैयारी में हैं, और इस बार उनकी जद में सीधे सीधे मनमोहन सिंह हैं। क्या आपको ऐसा लगता है विपिन जी कि ये सीधे सीधे जो जद में है इसका कुछ आएगा? आइए देखते हैं पहले एक रिपोर्ट, फिर इस पे चर्चा करते हैं। अन्ना और उनके सिपहसालारों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोला है। देश में कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित धांधली का आरोप लगाने वाले टीम अन्ना के अहम सदस्य अरविंद केजरीवाल ने कैग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री को इसके लपेटे में लाने की पूरी कोशिश की है। इस दौरान पूरी तैयारी के साथ आए अरविंद ने बेहद तार्किक अंदाज में पीएम पर निशाना साधा। कोल सेक्रेटरी जो थे उस टाइम, उन्होंने बार बार फाइलों के ऊपर लिखा कि इस तरह से करना ठीक नहीं है, हम लोगों को इन खदानों की नीलामी करनी चाहिए, ये हमारी देश की धरोहर है, संपत्ति है, इनकी नीलामी करनी चाहिए ताकि देश को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी, उनकी सारी ओपिनियन को खारिज कर दिया गया। कहा गया कि अगर नीलामी करनी पड़ेगी तो इसके लिए कानून बदलना पड़ेगा। अरविंद ने सीधे सीधे पीएम से 4 सवाल पूछे। सवाल कि जब कोई मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरता है तो कौन सी संस्था उसके आरोपों की जांच करेगी? क्या आरोपी मंत्री के कहने भर से ही उसे निर्दोष मान लेना चाहिए? सवाल कि कोयला सचिव के नीलामी की सलाह को क्यों खारिज किया गया, जबकि इससे देश को 1,80,000 करोड़ का नुकसान हुआ? सवाल कि कोयला सचिव के बार बार कहने पर भी कोयला ब्लॉक का आवंटन बिना नीलामी के क्यों दे दिया गया? और सवाल कि अगर इस घोटाले में प्रधानमंत्री ईमानदार हैं तो दोषी कौन है? जिस तरीके के इल्जामात प्रधानमंत्री पर लगाए गए वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रधानमंत्री की छवि पूरा देश जानता है। प्रधानमंत्री के दुश्मन भी उन पे कभी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगाते, और जिस तरीके की ज़बान ये लोग बोल रहे हैं वो देश की तहजीब के खिलाफ है। अन्ना और उनके सिपहसालार सीधे प्रधानमंत्री को आरोपों की जद में लेकर सरकार को एक बार फिर कमर तक झुकाना चाहते हैं। 15 मंत्रियों के खिलाफ सीधे सीधे भ्रष्टाचार के आरोप और इस पर एसआईटी जांच की मांग भी इसी की तस्दीक कर रही है। लेकिन सरकार के संतरी फिलहाल झुकते दिखाई नहीं दे रहे। जांच किसी आरोप पर नहीं बैठती है। आरोप जब प्रथम दृष्टि से माना जा सकता है कि ये आरोप, इस आरोप में जांच होनी चाहिए, तब जांच होती है। अन्ना और सरकार एक बार फिर आमने सामने हैं और भ्रष्टाचार का मुद्दा एक बार फिर इनके दरमियान है। फर्क बस इतना है कि इस बार पीएम मनमोहन सिंह भी इसके दायरे में है।
ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि सरकार अपने मुखिया का बचाव कब और कैसे करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। विपिन जी, इसके पहले कि हम दूसरी खबर की ओर बढ़ें, आपसे एक बहुत सीधी सपाट और जल्दबाजी में एक टिप्पणी लेना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री इस बार फंस गए हैं। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री के कपड़े पर, उनके पूरे शरीर पर कालिख के छींटे पड़ गए हैं इधर उधर। क्या लगता है, क्या सरकार डगमगाएगी? और जो कानून मंत्री साहब कह रहे हैं कि प्रथम दृष्टया अगर लगेगा कि उस पर जांच होना चाहिए तभी जांच बिठाई जाएगी, अगर कैग की रिपोर्ट के बाद मंत्री महोदय को प्रथम दृष्टया नहीं लग रहा है तो इसे क्या कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल उदय जी, आप ठीक कह रहे हैं कि इस समय जिस तरह पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, जिस तरह महंगाई बढ़ी हुई है, और उस बीच जो है प्रधानमंत्री का भी किसी भ्रष्टाचार के आरोप में प्रधानमंत्री की जद में आ जाना, ये सरकार के लिए खतरनाक है। और मुझे लगता है कि मनमोहन सिंह सरकार को इस समय अपने पूरे 3 साल के बाद पहली बार जो है इतने मुश्किल में नजर आ रही है, जो कि आगे उनका संकट कितना बड़ा होने जा रहा है। जी विपिन जी, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये बड़ी खबर ये है कि विश्वनाथन आनंद फिर से विश्व चैंपियन हो गए हैं, उस पर बात करेंगे हम अभी। तो विश्वनाथन आनंद के लिए एक नया तमगा है, वो है शतरंज का बादशाह। विश्वनाथन आनंद फिर शतरंज के विश्व चैंपियन बन गए हैं। आनंद ने टाई ब्रेकर में बोरिस गेलफंद को हरा दिया। आनंद और गेलफेड के बीच 6-6 से मुकाबला टाई रहने के बाद आज रैपिड शतरंज टाई ब्रेकर के जरिए विश्व चैंपियनशिप का फैसला हुआ। रैपिड शतरंज के नियमों के तहत 4 गेम हुए, जिनमें दोनों खिलाड़ियों को 25-25 मिनट दिए गए। इनमें से एक मैच आनंद ने जीता और बाकी 3 ड्रॉ रहे। आनंद 2007 से लगातार शतरंज के विश्व चैंपियन हैं। विपिन जी, ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि इसके पहले जो शतरंज के चैंपियनशिप होते थे, वो कहीं ना कहीं से वो अमेरिका और रूस के बीच में होता रहता था ये टाई। ये पिछले 5 वर्षों से ऐसा हुआ है कि ये हिंदुस्तान वर्सेस रूस है या हिंदुस्तान वर्सेस रेस्ट है। कैसे देखते हैं इस सफलता को आप? क्या बताऊं उदय जी कि मुझको लगता है कि सबसे बड़ी खबर है जो इस पूरे बहुत लंबे समय से जो खेल की सबसे बड़ी खबर में से मानता हूं, इसे उतनी ही बड़ी खबर है जितने कि वर्ल्ड कप जीतना है हमारा, कि 5वीं बार दुनिया का पहला शतरंज ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथ आनंद, जो 5वीं बार जो है विश्व चैंपियन बने हैं। और आपको मैं बता दूं कि पहले जो है ये रूस का पूरा दबदबा होता था इस पर। और आपको अगर याद होगा तो एक खिलाड़ी बॉबी फिशर इमर्ज हुए थे, फिशर जो अमेरिका से इमर्ज हुए थे। और बॉबी फिशर और स्पास्की के जो बाजी हुई थी, वो ऐसा लग रहा था कि कोल्ड वार जैसे कोल्ड वार के दौरान हुआ था और अमेरिका सोवियत यूनियन का युद्ध हो रहा हो जैसे, इस तरह का माहौल हो गया था। और उसके बाद लगातार स्पास्की के बाद अनातोली कार्पोव, कास्परोव, और ये जो है चैंपियन हुआ करते थे दुनिया के। कोर्चुनेव भी रहा अच्छे खिलाड़ियों में थे, और तमाम दूसरे कुछ ईस्टर्न यूरोप के देश के कुछ खिलाड़ी थे। लेकिन ये पहली बार ये हुआ कि विश्वनाथ आनंद जब तक नहीं थे, जब तक वो शतरंज के आगे नहीं थे, तो शतरंज की बिसात पर हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से प्यादे से ज़्यादा किसी की हैसियत नहीं थी। विश्वनाथ आनंद ने, और मैं कहूँ कि कास्परोव तक विश्वनाथ आनंद जो है वो वजीर ही थे, क्योंकि कास्परोव हमें ऑल टाइम ग्रेट माना जाता है उनको। लेकिन ये भी सच है कि 2003 में जब विश्वनाथ आनंद ने वर्ल्ड चैंपियन हुए थे तो उस समय कास्परोव खेल रहे थे। तो उसके बाद विश्वनाथ आनंद ने पांचवी बार जो है विश्व खिताब जीता है। और मुझे लगता है कि इस देश के सबसे बड़ा खिलाड़ी अगर कोई है तो वो विश्वनाथ आनंद है, क्योंकि शतरंज हर घर में खेला जाता है दुनिया का। अगर क्रिकेट से हम इसकी तुलना करें तो क्रिकेट इस उप महाद्वीप का मुख्य खेल है, बाकी दुनिया में नहीं है। तो विश्वनाथ आनंद की जो जीत है वो कहीं बड़ी जीत है तमाम बाकी जीतों से। तो और ये बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं विपिन धूलिया साहब, क्योंकि विश्व में जितने देश हैं उन देश के लगभग 50-60% घरों में शतरंज किसी न किसी रूप में जरूर शामिल है। शतरंज है और फुटबॉल है, वो कहीं ना कहीं से जरूर बच्चों के बीच में लोकप्रिय है, लोग खेलते हैं, बड़े बुजुर्ग भी खेलते हैं। लेकिन क्रिकेट जिसको हमने अपने सर पे बिठा रखा है, क्रिकेट सिर्फ
11 देश का खेल है, लेकिन उसके वर्ल्ड चैंपियनशिप को लेकर हम इतना हो हंगामा करते हैं। विश्वनाथन आनंद ने 5वीं बार जीत हासिल की, विश्व के चैंपियन हो गए और विश्व के शीर्ष पर रहे, लेकिन ये खबर उतनी नहीं उछली जितनी की उछलनी चाहिए। क्या कारण हो सकते हैं इसके? क्या ये इस वजह से कि शतरंज में वैसा पैसा नहीं है जैसा क्रिकेट में है? पैसा तो शायद होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि विश्वनाथ आनंद बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े, और अगर चेस की दुनिया के लोगों के बीच अगर बैठेंगे आप तो विश्वनाथ आनंद को जितना सम्मान से देखा जाता है, ये बड़ी आपको हैरानी होगी, क्योंकि मैंने कहीं टूर्नामेंट में गया तो विश्वनाथ आनंद एक भगवान की तरह है उस पूरी दुनिया में, दुनिया के जो चेस प्रेमी हैं। लेकिन हिंदुस्तान में क्या दिक्कत है कि यहाँ स्पोर्ट्स जो है एक क्रिकेट के ऊपर तमाम फोकस हो गया है। क्रिकेट के लोगों को पैसा क्रिकेट के जरिए ज़्यादा मिल रहा है, क्रिकेट में को ग्लैमरस बना दिया गया है। और ये वही बात है कि हम कहें, और बल्कि जब भारत रत्न की बात आई तो कईयों ने कहा था कि विश्वनाथ आनंद ही इसके लिए डिजर्व करते हैं, क्योंकि सबसे बड़े खिलाड़ी अगर कोई है हिंदुस्तान का तो विश्वनाथ आनंद हैं। तो इसमें ये बात जब आई थी तो ये हुआ था कि विश्वनाथ आनंद कुछ ऐसा ही है कि हम भीमसेन जोशी को क्यों भारत रत्न देते हैं, हम किसी जो सिंगर हैं जो हिंदी फिल्मों के उनको क्यों नहीं देते भारत रत्न। तो ये जो भीमसेन जोशी और एक साधारण सिंगर में जो फ़र्क है, वही क्रिकेट खिलाड़ी और विश्वनाथ आनंद के बीच फ़र्क है कि इसको भले कम लोग देखते हो, लेकिन विश्वनाथ आनंद की जो जीत है वो कहीं बड़ी जीत है किसी और मुकाबले की तुलना में। तो ये थोड़ा ये देखना पड़ेगा कि हमको विश्वनाथ आनंद का जो क्वालिटी है उस खेल में और जिस हद तक वो गए हैं। मुझको याद है कि एक बार जो है हयात रेजिडेंसी में एक टूर्नामेंट था जिसमें विश्वनाथ आनंद थे। ये 2000 से पहले की बात थी। उसमें विश्वनाथ आनंद और कास्परोव के बीच काफ़ी फ़र्क था। तो विश्वनाथ आनंद से किसी ने पूछा था कि आप और कास्परोव के बीच कितना फ़र्क है, तो विश्वनाथ आनंद ने जवाब दिया था कि 19-20 का फ़र्क है, लेकिन अगर 10 बाजी होंगी तो मैं 10 के 10 हार जाऊँगा। मतलब वो एक का जो फ़र्क है वो इतना बड़ा फ़र्क है। और वही विश्वनाथ आनंद आप आगे चल के कास्परोव से के रहते हुए जो है विश्व चैंपियन बने। और आज की भले वो मुश्किल से जीते इस बार, लेकिन जो लास्ट रैपिड गेम तक जो चला गया था ये बाजी, इसमें जो है विश्वनाथ आनंद को महारत हासिल है। और उसके बाद हालांकि वो कम अंतर से जीते इसको, लेकिन विश्वनाथ आनंद रैपिड चेस के जो है वो बहुत पहले से जो है वर्ल्ड विश्व चैंपियन रह चुके हैं। तो इस तरह विश्वनाथ आनंद की उपलब्धि जो है काफ़ी बड़ी है और इसको जो है थोड़ा उनको और रिकग्निशन मिलनी चाहिए इस देश के अंदर, ताकि हमारे जो नई जनरेशन है वो दूसरे खेलों की ओर देखे, उनसे कुछ सबक सीखे। और एक पूरी पीढ़ी ने, परिमार्जन नेगी और तमाम कई ऐसे चेस खिलाड़ी हैं जो विश्वनाथ आनंद जिनके आदर्श हैं, और एक पूरी अच्छी खासी जमात जो है चेस खिलाड़ियों की हमारे देश में विश्वनाथ आनंद को आदर्श मानते हुए पैदा हो एग्जिस्ट करती है इस वक्त। जी, लेकिन दुर्भाग्य की बात है विपिन जी कि हमारे देश में चेस के उतने ट्रेनिंग सेंटर शायद नहीं हैं जितने ट्रेनिंग सेंटर हमने क्रिकेट के खोल रखे हैं, जितने नेट प्रैक्टिसेस हम क्रिकेट के कराते हैं। और चेस का शायद हम उस तरीके से, उस लिहाज से, जैसा आप कह रहे हैं कि जो विश्वनाथन आनंद को और बड़ा रिकॉग्निशन मिलना चाहिए, वैसे हम चेस के खिलाड़ी तैयार नहीं करते। विश्वनाथन आनंद भी, देखिए दुर्भाग्य की बात है कि विश्वनाथन आनंद को खुद को प्रैक्टिस करने के लिए भी हिंदुस्तान में उनके समकक्ष लोग शायद नहीं मिलते होंगे। विश्वनाथन आनंद बाहर जाके प्रैक्टिस करते हैं, मनीला में स्टेशन होते हैं और वहाँ पर वो प्रैक्टिस करते हैं। ये चेस को पॉपुलर करने के लिए हमारे देश में चेस ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है और काफ़ी घरों में खेला जाता है, सारे बच्चे चेस खेलते हैं, हम लोग स्वयं भी चेस खेलते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पर हम क्यों नहीं पहुंच पाते? ठीक कह रहे हैं कि क्योंकि हमने चेस को जो है उस तरह से शौक तो है, खेल भी रहे हैं। लेकिन मेरे को याद है कि एक टूर्नामेंट में कुछ बच्चों को मैंने भेजा था, तो उस टूर्नामेंट में जब गए थे तो उसमें जो है जिस तरह खेला जाता है चेस, उसमें आपके सामने स्टॉप वॉच होती है, हर मूव के बाद आप उसको दबाते हो, मूव का टाइमिंग होता है, वो उसमें कैलकुलेशन होती है कागज़ों में जो की जाती है। तो हमारा जो चेस है, हमने चेस खाली सीखा है उसमें, और चेस की जो बारीकियाँ हैं, जो एक कंपटीशन में जिसकी ज़रूरत पड़ती है, जिसमें लोग पेन हाथ में लेके खिलाड़ी बैठे होते हैं, वो हम अपने बच्चों को, अपने खिलाड़ियों को उस तरह की ट्रेनिंग हम नहीं दे पा रहे। हम अपने बच्चों को उस तरीके की ट्रेनिंग नहीं देते, इस वजह से शायद हम कॉम्पिटिटिव लेवल पर चेस नहीं खेलते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद विपिन धूलिया जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने महत्वपूर्ण जानकारियां दी। तो फिलहाल न्यूज़ लाइन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले हम आपको छोड़े जा रहे हैं एक कविता के साथ जो आज के सियासी हालात पर एक तल्ख टिप्पणी करती है। इसे लिखा है जाने माने व्यंग्यकार आलोक पुराणिक ने। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन देश दुनिया की तमाम दूसरी खबरों से रूबरू होने के लिए आप बने रहिए चैनल वन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।
भूल थी तुझको तो माना वजूद का हिस्सा। तू हिस्सा नहीं था, तू तो वजूद ही था। इतने घपले, इतने लफड़े, इतने घोटाले, तू था देखता सब तेरे बावजूद ही था। अच्छा किया दोस्तों से तुम न बोलो सच, सच तो सच में रिश्तों का बारूद ही था। दुश्मन के बयानों में तू है अभी जिंदा, दोस्तों के लिए वो नेस्ते नाबूद ही था। जीडीपी सेंसेक्स पे प्रेजेंटेशन सा उनका, भूखों के लिए तो डेटा की उछल कूद ही था। PACL India Limited